डीएम साहब मेरे बच्चे का क्या होगा। और जब मैं पहुंचा तो भीड़ ये हल्ला मचा रही थी कि आग लगा दो, अरे बाप रे। हाँ जला दो। हाँ, मैंने मेरा कॉलर तब कर लिया कि मेरा बच्चा कहाँ क्या होगा। हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंद न्यूज डॉट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रेक्षा पांडे। आज हिंद न्यूज डॉट लाइव के स्टूडियो रूम में एक बेहद खास मेहमान मौजूद है। 1978 बैच के पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार में रहे आलोक रंजन सर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंद न्यूज डॉट लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपना इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी दैट हाउ यू सीम सो एनर्जेटिक, सो enthusiastic whenever people see you, your look so fresh। तो ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा लोग आपके बारे में कहते हैं। तो 65 प्लस होने के बावजूद भी ऐसा लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप में जो चीज़ों को सीखने की जो इच्छा शक्ति है वो आज तक कायम है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड इट? देखिए, आपने वो अब जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपने उसी में दे दिया। हाँ। और यही रीजन है एक्चुअली कि अभी भी मेरे अंदर सीखने की बहुत आदत है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स, डूइंग न्यू थिंग्स। इसका मुझको बहुत शौक है कि मैं नई चीज़ें सीखूं, नई चीज़ें पढ़ूं, नई चीज़ें जानूं, नई चीज़ों को लागू करूं। और यही रीज़न है कि जो आप कह रहे हैं कि एंथुजियाज्म या एक एनर्जी लेवल महसूस होता है, वो इसीलिए होता है कि हर दिन जब मैं सुबह उठता हूं तो मेरे पास एक लक्ष्य होता है कि आज मैं और क्या करूं नया, आज मैं और क्या करूं, कौन सी किताबें पढ़ूं, क्या लिखूं, किन लोगों से मिलूं, कौन से फंक्शंस अटेंड करूं, क्या मतलब पूरी एक तरीके से मेरा रोज़ का एक एजेंडा रहता है। तो 65 प्लस होने के बावजूद भी मुझे तो बल्कि ये लगता है कि अब सर्विस में नहीं हूँ, 65 प्लस हो गया हूँ, तो अब अपने टाइम का मैं मास्टर हूँ। तो मैं अपने आप अपनी प्लानिंग भी कर लेता हूँ कि मुझे रोज़ क्या करना है। ऐसा भी नहीं कि मुझे ऑफिस में ही बैठना है या मीटिंग ही अटेंड करनी है। मैं अपने हिसाब से अपना डेली का एजेंडा सेट कर लेता हूँ और जो मुझको अच्छा लगता है करने के लिए मैं वो करता हूँ। तो आई एंजॉय डूइंग दैट। तो सिंस आई एंजॉय डूइंग इट, तो मेरे ख्याल से इसी वजह से मुझे लगता होगा कि उसमें एंथुसियाज्म या एनर्जी महसूस होती है। बिल्कुल सर। 2016 में आप चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर्ड हुए। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस 38 साल का जो आपका करियर रहा है, जो 38 साल का आपका करियर रहा है, इसमें कितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं? देखिए, 38 ईयर्स बड़ा लंबा करियर होता है। बिल्कुल सर। आईएएस में 38 ईयर्स बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा इंटरेस्टिंग करियर रहा मेरा। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स तो करियर में आते ही आते हैं, और किसी करियर में भी आते होंगे। बिल्कुल। और आईएएस में भी बहुत आए, अप्स भी आए, डाउन्स भी आए। लेकिन मैं तो अपना समझूंगा, मैं थोड़ा फॉर्चुनेट रहा कि मैं कहूंगा कि अप्स ज्यादा रहे और डाउन्स कम रहे। अच्छा। या ये समझिए कि जो डाउन्स भी है उसको भी पॉजिटिव तरीके से लिया और पॉजिटिव तरीके से लेके उनसे भी कुछ सीखा और इम्प्रूव किया, अपनी वर्किंग को इम्प्रूव किया, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया, अपनी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया। तो मैं समझता हूँ इस 38 साल की जर्नी में अप्स का भी जितना महत्व था उतना डाउन्स का भी महत्व था। और मैं ये तो ये कहता हूँ कि लाइफ में आदमी को दोनों चीज आनी चाहिए, जीतना भी आना चाहिए और हारना भी आना चाहिए। तो दोनों चीज रहनी चाहिए लाइफ में, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। आपने अपने लाइफ ऑफ एन आईएएस ऑफिसर के एपिसोड नंबर 11 में बताया है कि जिस नेता को आपने गिरफ्तार करवाया था, बाद में उसी नेता ने आपको धन्यवाद दिया। तो ये स्टोरी क्या है? इस स्टोरी के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मैं पोस्ट हुआ था एक पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन में। ओके। और वो थी यूपी सीमेंट कॉर्पोरेशन, डाला, मिर्जापुर में हुआ करती थी। तो मैं जब ज्वाइन किया एज मैनेजिंग जनरल मैनेजर, वहाँ मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ लेबर की बड़ी स्ट्राइक हुआ करती थी। अच्छा। लेबर यूनियंस वहाँ बड़ी एक्टिव थी उस समय, और खास तौर से जो कम्युनिस्ट यूनियंस थी उस एरिया में बहुत एक्टिव थी, वो बड़ी इफेक्टिव भी थी। और कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक लीडर थे उस समय, जनार्दन प्रसाद जी थे, वो बहुत अच्छे लीडर थे। मैं मानता हूँ बहुत अच्छे लीडर थे, और वाकई उनको लेबर लॉस की बहुत जानकारी थी और बहुत अच्छी तरीके से लेबर की बातों को भी सामने रखते थे। वहाँ शुरू में जाने के बाद ही कुछ उनके मसले चल रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया मुझे, जिसमें हम लोगों की बातचीत हुई लेकिन समझौता नहीं हो पाया। तो उस पर उन्होंने स्ट्राइक की कॉल दे दी, और स्ट्राइक की कॉल दी तो उसके बाद जो है दोनों तरफ से हुआ कि ठीक है भाई, फेस किया जाएगा सिचुएशन को। और हमने सोचा कि हम उसको ऐसे करेंगे कि स्ट्राइक को इफेक्टिव नहीं होने देंगे, सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। लेकिन उनका बड़ा असर था, उन्होंने आके ऐसे जब उन्होंने अनाउंस किया तो वाकई सभी लोगों, वर्कर्स ने काम करना बंद किया। लेकिन फिर हमने ऑफिसर्स वगैरह को लगा के कोशिश करी कि कुछ ना कुछ तो फैक्ट्री चलती रहे, धुआं बंद ना हो फैक्ट्री से। एक मोरल की बात है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए बंद हो गया। उसी समय फिर हमने पुलिस और प्रशासन से कहा कि भाई इनको आप अरेस्ट कर लीजिए। अच्छा। क्योंकि ये अगर रहेंगे यहाँ तो फिर ये अगर वर्कर कोई काम करने आना भी चाहेगा तो इनका इतना असर था कि उसकी वजह से लोग प्रभाव था कि लोग काम करने में नहीं आ पाएंगे। तो फिर पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। अच्छा। और अरेस्ट करके उनको जेल भेज दिया गया। और तब तक ये 5-6 दिन तक ये स्ट्राइक चलता रहा, तमाम पुलिस और प्रेशर चलते रहे। 6 7वें दिन जाके
फिर ये स्ट्राइक कॉल ऑफ हुआ। एक तरीके से सफलता ये रही कि अनकंडीशनल कॉल ऑफ हुआ। अच्छा। वो हुआ कि ठीक है, मांगों के बारे में बाद में बात करते रहेंगे, तो अभी फिलहाल जो है किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, और अनकंडीशनली कॉल ऑफ हो गया। जो कॉल ऑफ हो गया तब इनको भी छोड़ा गया जेल से, जो लीडर थे जनार्दन प्रसाद जी जो थे। तो रात के मुझे अभी भी याद है कि 2-3 बजे का समय था जब ये छूट के आए अच्छा। डाला में, और इन्होंने मेरे से मिलने की इच्छा जाहिर करी। तो मैं बड़ा सरप्राइज था कि रात के 2-3 बजे मुझसे मिलने आ रहे हैं, शायद शिकायत करेंगे कि आपने मुझे अरेस्ट कराया, आपने ये किया वो किया। तो मैं अपने घर के ऑफिस कमरा जो था उसमें इनसे मिला, चाहे भाई मैंने इनको ऑफर करी। तो इन्होंने कहा कि साहब नहीं, मैं तो ये कहने आया हूँ कि आपने जो किया एज अ जनरल मैनेजर, जो आपको करना चाहिए था आपकी ड्यूटी, वो आपने किया, और मैंने जो किया एज अ लेबर लीडर जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया। ओके, ही अप्रिशिएट। हाँ, ही अप्रिशिएटेड। हाँ, ओके। धन्यवाद क्या, एक तरीके से उन्होंने अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट किया कि आपने अपने ड्यूटी की, यू वर्क विद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, और आपने एज अ जनरल मैनेजर में ड्यूटी निभाई, और मैं अपना फर्ज एज अ लेबर लीडर निभा रहा था। तो मेरी कोई कटुता या बिटरनेस आपके साथ नहीं, बल्कि मैं अपने आप को अप्रिशिएट करता हूँ, एंड देयर इज नो बिटरनेस। और यकीन मानिए उसके बाद से हम लोगों के बहुत अच्छे संबंध रहे। अच्छा। और मैं 3 साल उस डिफिकल्ट फैक्ट्री का जनरल मैनेजर रहा, जहाँ आए 3 से 4 महीने लेबर का यूनियन का प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते थे। अच्छा। और कभी भी कोई लेबर प्रॉब्लम उसके बाद नहीं हुआ, और हमारी उनके साथ बहुत अच्छी इक्वेशन थी, और हम लोगों ने मिल के जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया। ओके सर, आपका जो 38 साल का करियर रहा है बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर के लिए सारी चीज़ों को लाइक टेक्निकली, मेंटली, इमोशनली हैंडल करना पड़ता है डेली लाइफ में। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को, व्यूअर्स को, कि उनके मन में काफ़ी इच्छा होती है जानने के लिए कि आईएएस कैसा करियर होता है, कैसी सेवा होती है, क्या करना पड़ता है इसमें। तो मैं ये कहना चाहूँगा बहुत ही चैलेंजिंग करियर है आईएएस का। अच्छा। मैंने तो 38 ईयर्स में अपने पाया कि एक दिन भी ऐसा मेरा करियर में नहीं रहा कि मुझे लगा हो कि मैंने गलत करियर चुना है, या मुझे बोरियत महसूस हुई हो, या मुझे चैलेंज नहीं महसूस हो। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर दिन एक नई समस्या आपके सामने रहती है, जिसको आपको टैकल करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है आपको लगातार, आपको निर्णय लेने हैं। क्योंकि निर्णय आप अधिकतर आप ऐसी पोजीशन में होते हैं जो कि टॉप वाली पोजीशन में होती है, तो आप किसी और पे निर्णय नहीं डाल सकते। निर्णय भी आप ही को लेना है, और निर्णय का जो खमियाजा होगा वो भी आपको फेस करना है। पब्लिक का जो भी रिएक्शन हो, अच्छा हो, गलत हो, सही हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उसको सामना आप ही को करना है। तो एक बड़ा अच्छा चैलेंजिंग वो रहता है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जैसा आपने कहा कि कैसे इस करियर के चैलेंजेस को फेस किया, क्योंकि हम ये जानते थे कि जो भी हम चीज़ काम कर रहे हैं वो एक्चुअली पब्लिक सर्विस है। इवेंचुअली वी आर डूइंग इट फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, उनकी सेवा का काम कर रहे हैं, और हमारे एक एक निर्णय से एक एक घर तक जाके असर होता है। मतलब वो एक एक झोपड़ी, एक एक घर को छूता है वो निर्णय जाके। डेफिनेटली। तो उससे जाके बड़ा एक संतोष सा महसूस होता है, और जो संतोष, सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, वही प्रेरणा देता है आगे काम करने के लिए, वो मोटिवेशन देता है। और जैसा आपने कहा कि इमोशनली भी हो, चाहे टेक्निकली हो, कैसे भी हो, कोई भी चैलेंज आए उसको फेस करने की ताकत जो है वो इसी से मिलती है कि हम जो भी कर रहे हैं उससे लोगों का भला करने के लिए कर रहे हैं, और लोगों का भला हो रहा है अगर, तो उससे हमको बहुत संतोष मिलता है। सर, इसी में मैं एक क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहूँगी। जैसे आपने बोला कि 38 साल का जो करियर रहा है उसमें मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि डिफिकल्टी फेस नहीं हुई, यानी जो आईएएस है, यानी जो आईएएस एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है, तो उसमें मतलब वो बच्चा जब पढ़ रहा है तो भी वो प्रॉब्लम्स को झेल रहा है सोसाइटी को, कि अगर एक बार में अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है, 2 बार में नहीं निकल रहा है, तो सोसाइटी भी प्रेशराइज करती है, राइट। तो उसके बाद जब वो आईएएस बन जाता है तो उसके बाद भी उसके ऊपर इतना सारा प्रेशर होता है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं इसमें जो आईएएस एस्पिरेंट होंगे उनके ऊपर एक दबाव बनेगा कि नहीं, लेट्स चूज अनदर करियर? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो भी अगर आपके व्यूअर्स में जो भी ऐसे लोग हैं जो सिविल सर्विस में आना चाहते हैं या विशेष तौर पे आईएएस में आना चाहते हैं, तो ये तो कभी सोच के ना आए कि ये बिल्कुल बेड ऑफ रोजेस है, ये बड़ा आसान करियर है, भैया एक बार सेलेक्ट हो गए तो खाली आराम ही आराम है, बहुत बढ़िया बंगला मिल जाएगा, बहुत बढ़िया कार मिल जाएगी, पुलिस का सलूट मिल जाएगा, चपरासी मिल जाएगा। ये खाली सोच के मोटिवेशन ना आए। ये करियर में काम तो बहुत करना पड़ता है, काम बहुत है, और काम में आपको जो रिजल्ट देना है वो आसान भी नहीं होता, क्योंकि आपको बहुत फेस करना पड़ता है। आपको एक पॉलिटिकल उसमें काम करना है, एक तो डेमोक्रेसी में आप वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल। एक आपके साथ पॉलिटिकल एक्टर्स वो लोग हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ काम करना है आपको, देन आपको पब्लिक फंड्स का यूटिलाइजेशन करना है, तमाम पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं। एक एक दिन, जैसे खासतौर से जिला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पोस्ट होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसमें तो एवरी डे आप इतनी चीजें आप फेस करेंगे जिसमें काउंटर पुल्स एंड प्रेशर्स आपके ऊपर लगेंगे। कोई कहेगा इस तरीके से करिए, कोई कहेगा उस तरीके से करिए, कोई अपनी बात कहेगा, कोई अपनी बात कहेगा, और आपको जो एक फेयर जस्ट निर्णय लेना है, तो वो
मजा आता है उस काम को करने में। ये नहीं महसूस करना चाहिए अरे हमको दूसरा करियर चुनने तो बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल तो हर करियर होता है, ये नहीं कि आईएएस मुश्किल है। मैं तो समझता हूँ मुश्किल कोई ऐसा करियर दुनिया में नहीं होगा, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जर्नलिस्ट बने या प्राइवेट सेक्टर में जाए, कि उसमें मुश्किल ना होती हो या चाहे ऑब्स्टिकल्स ना आते हो या दिक्कतें ना आती हो। लेकिन इसमें यह है कि जो आपको दिक्कतें आएंगी सब आएंगी, उतना ही पॉजिटिव चीज़ें भी आपको मिलती है इस करियर में। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि आपके माध्यम से आपके व्यूअर से कहना चाहूँ कि जो उनको इंटरेस्ट है पब्लिक सर्विस का, वो ज़रूर उसके लिए कोशिश करें। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे, आपने इस 38 साल के करियर में रूल ब्रेक किया है क्या? देखिए ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोई सिविल सर्वेंट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे जहन में ये सवाल आया जब आपने ये चीज शुरू करी, तो मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड आस्क यू दिस क्वेश्चन कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने रूल ब्रेक किया हो बट उसके बाद में आपको जो रिजल्ट मिला हो वो पॉजिटिव मिला हो? देखिए ये बड़ा, मैंने कहा ना कि एक सिविल सर्वेंट कोई जल्दी ये एडमिट नहीं कर पाएगा कैमरे के आगे कि मैंने रूल ब्रेक किया। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, मेरा एटीट्यूड था काम करने का, और जो मैंने अपनी इस बुक में मेकिंग ए डिफरेंस में लिखा भी है। मेकिंग ए डिफरेंस का मतलब ये था कि आप ऐसा काम करिए कि एक डिफरेंस आए सोसाइटी में, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आए। उसमें मैंने देखा है कि देखिए दो तरीके से आप ऑफिसर हो सकते हैं, और दो तरीके के होते भी हैं, ऐसी बात नहीं। एक तो ये होता है जो इतना ज्यादा नियम कानून को फॉलो करने में इंपॉर्टेंस देते हैं, तो फिर वो बहुत देर तक डिसीजन नहीं ले पाते हैं शायद, या बहुत लंबे समय तक एक्शन नहीं हो पाता है जो भी काम करना चाहते हैं। फाइल पेंडिंग रह जाती है, मैटर पेंडिंग रह जाता है, और उसकी वजह से जितना वो इफेक्टिव होना चाहते हैं वो नहीं हो पाते हैं। और जैसे मैंने जो आपने सवाल पूछा, मैं तो हमेशा ये कोशिश की, मैं रिजल्ट को आगे देख के काम करता था कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें रिजल्ट क्या आएगा। तो रूल्स और प्रोसीजर्स और सिस्टम्स जो बने हैं वो रिजल्ट देने के लिए ही बने हैं। अगर कहीं उनमें ऐसी बाधा आ रही है उसकी वजह से, तो यस, ऐसा नहीं एक बार नहीं कई बार उससे हमने रास्ता निकाला है कि उसको कैसे, मतलब ब्रेक नहीं कहूंगा, बट उसमें कैसे रास्ता निकाला जाए, सॉल्यूशन तक पहुंचने का वर्ड मैं यूज करूंगा, नेविगेट करना। कैसे उसको नेविगेट कर लें आप कि रूल भी ना टूटे और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी सर्व हो जाए। और जहाँ कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ी, मैं आपको बताऊंगा कि वो तो रूल बनाना भी हम ही लोगों के हाथ में रहता है। तो हम लोग ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो रूल को भी अमेंड करा दे सकते हैं। रूल या सिस्टम प्रोसीजर्स ऐसे हैं अगर जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अब देखिए कोई रूल अगर 50 साल पहले बना है, आज के हालात बहुत फर्क हो गए हैं, उसमें वो नहीं फिट बैठता। आज की आईटी एज है, इतनी टेक्नोलॉजिकल एज है, इतना फास्ट चीजें मूव कर रही हैं, आप उस रूल से आज शायद काम नहीं कर सकते। तो आपको उस रूल की जगह नए रूल बनाने पड़ेंगे। इसके लिए भी सचेत रहना चाहिए कि हम रूल्स और सिस्टम्स और प्रोसीजर्स को भी समय समय पर बदलते रहें। डेफिनेटली सर, जैसा कि हम जानते हैं आपने कई सारी बुकें जो है वो लिखी हुई हैं, लेकिन आपने हाल ही में एक बुक लिखी है, मेकिंग अ डिफरेंस द आईएएस एज अ करियर। वो जो पुस्तक है जो आपने लिखी है, उस पुस्तक के बारे में हमें कुछ खास बातें बताइए, और साथ ही ये भी बताइए जो आईएएस के एस्पिरेंट है, जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जो बुक है वो कितनी उपयोगी है। नहीं, मैं समझता हूँ जो आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बुक काफ़ी उपयोगी रहेगी, क्योंकि इसमें मैंने हर पहलू पे बात करी है आईएएस को। मेकिंग अ डिफरेंस जो टाइटल है वो अपने आप में बता देता है कि इस बुक में क्या है। उस बुक में यही है कि आईएएस एज अ करियर में क्या है चैलेंजेस, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर इस सेवा में आप आते हैं तो आपको पब्लिक सर्विस करने का, सिटीजन्स का मदद करने का, नागरिकों की मदद करने का, गरीबों की मदद करने का कितने अवसर या कितने मौके आपको मिलेंगे, और उन मौकों का कैसे आप उपयोग करें तो वास्तव में जो है लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो ये एक बड़ी बड़ी सीख है जो भी लोग आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, कि वो कैसे अगर इस करियर में आते हैं तो वो देश सेवा या पब्लिक की सेवा, समाज की सेवा कर सकते हैं, और एक सकारात्मक परिवर्तन जिसे कहते हैं समाज में ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मेकिंग अ डिफरेंस मैंने इसलिए इसका नाम दिया है, टू मेक अ डिफरेंस टू सोसाइटी। और इसमें देखिए मैंने दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं जो मेरे ख्याल आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा। शुरू के ही चैप्टर मैंने ये बात करी है कि आईएएस से सिविल सेवा में आना क्यों आना चाहिए। सबसे पहले आदमी को ये समझ लेना चाहिए, जो भी लड़का या लड़की आना चाहता है वो ये समझ ले कि हम इस सेवा में आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, मोटिवेशन क्या है हमारा आने का। डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग जो हैं इसकी बाहर से चमक धमक देख के ही आना चाहते हैं, और जैसे मैंने कहा चमक धमक होती है कि भाई वो गाड़ी you'll get the power, you'll get the नीली बत्ती लाल बत्ती की गाड़ी मिल गई, और पुलिस का गार्ड मिल गया, और सोसाइटी में बड़ा स्टेटस है, और लोग सब आगे पीछे दौड़ते हैं, तो ये मोटिवेशन है खाली सर्विस में आने का। तो मैंने कहा है कि ये पावर का, एक पावर का मोटिवेशन, कि हम बड़े पावरफुल आदमी हो जाएंगे समाज में। यस, पावर तो मिलती है, लेकिन मैं इस, और ये ऐसा भी नहीं कि ये चीज़ों से आपको कोई परहेज करना चाहिए, ठीक है, वो सर्विस का पार्ट है, आपको मिल रहा है, लेकिन यही नहीं होना चाहिए मोटिवेशन। बिल्कुल, ये मेरा कहना है। इसका मोटिवेशन होना चाहिए कि जो हमको पावर मिलती है वो पावर मिलती है टू डू वर्क, टू डू गुड एंड पॉजिटिव वर्क,
ऐसा आप करके दिखाएं कि चीजों को बदलें। अगर आप स्वास्थ्य विभाग में पोस्टेड हैं तो हम कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के लिए, नागरिकों के लिए बेहतर बना सकें। बिल्कुल। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, डिस्ट्रिक्ट में कैसी बेटर डेवलपमेंट जो है, विकास डिस्ट्रिक्ट में आप कर सकें, तो वो अगर आपके अंदर एक इच्छा है, एक चाह है कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं, कि हम पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं, हम वाकई लोगों की सेवा में लगे रहना चाहते हैं, और डेमोक्रेटिक आपकी वर्किंग है, थिंकिंग है, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस से काम करना चाहते हैं, प्रजातंत्र में आपका विश्वास है और प्रजातांत्रिक प्रणाली में आप काम करना चाहते हैं, तब आपका एक मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको आईएएस में आना चाहिए, और वो पावर को किस तरीके से पब्लिक के लिए हम इस्तेमाल करें। ये मोटिवेशन हो तब सिविल सेवा या आईएएस के लिए लोगों को आना चाहिए। और अगर ये मोटिवेशन नहीं है तो मैं तो कहता हूँ कि करियर बहुत अच्छे हैं, कोई आईएएस ही नहीं है, सिविल सर्विस ही नहीं है, और भी जगह ट्राई कर लें, निकल जाए जहाँ भी है, अगर कुछ और चाहिए हो। ये इसमें ये आपको पूरा एहसास होना चाहिए कि हम, ऐसा भी नहीं है कि हमको बहुत पैसा मिल जाएगा, तनख्वाह बहुत लिमिटेड मिलती है, कम मिलती है, हाँ तामझाम मिलता है गाड़ी घोड़ा का, पर गाड़ी घोड़ा प्राइवेट सेक्टर में भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता है, वहाँ भी मिलता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो कंटेंट है, अगर ये कंटेंट आपको एक्साइट करता है इस जॉब का, तब इस जॉब की तरफ मोटिवेट हो और आए। तो मैंने पहले इस किताब में यही लिखा है, और इसके बाद मैंने एक पूरा चैप्टर आईएएस की तैयारी पर भी लिखा है इसमें। अच्छा। कि कैसे आईएएस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कब से प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आंसर्स लिखने चाहिए, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, और कैसे मैं समझता हूँ और भी कि क्या दूसरी नौकरी करते करते आईएएस की एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अच्छा। या कितने अटेम्प्ट लेने चाहिए, इन सब चीज़ों पर मैंने कुछ इसमें विचार अपने रखे हैं, जो लोग पढ़ेंगे तो उनको एक तरीके की गाइडेंस मिलेगी। अच्छा सर, आपने जैसे अपनी पुस्तक के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो पहले की आईएएस की जो प्रिपरेशन होती थी और जो अब की आईएएस की प्रिपरेशन होती है, बच्चे उसमें जो एग्ज़ाम्स होते थे और अब की जो एग्ज़ाम होते हैं, इसमें कितना क्या डिफरेंस आया है आपके हिसाब से? नहीं, सिस्टम तो बहुत बदला है। जो हम लोगों के टाइम पे था इसका सिविल सर्विस का एग्जाम का पैटर्न, और अब जो पैटर्न है वो काफ़ी बदल गया है। ऐसा नहीं है, बल्कि हमने तो 1978 बैच के हम हैं, तो 77 में एग्जाम दिया था, 78 में रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो 78 बैच माना जाता है हम लोगों का। उस समय बिल्कुल ही अलग सिस्टम था। उस समय 3 कंपलसरी पेपर हुआ करते थे, ऐसे, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, उसके बाद 5 ऑप्शनल पेपर देने पड़ते थे, 3 लोअर ऑप्शनल, 2 हायर ऑप्शनल। अब उसके बाद 80 के बाद बदला पैटर्न, उन्होंने 2 जनरल स्टडीज के पेपर डाले और 2 ऑप्शनल पेपर डाले। अब और बदल गया है, प्रीलिम्स तो हो गए हैं, और प्रीलिम्स के साथ साथ अब होता है कि आप एक ही ऑप्शनल पेपर और 4 जनरल स्टडीज के पेपर्स हो गए। तो देयर इज अ बिग चेंज इन द वे द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। लेकिन घूम फिर के बात इसी पर आती है कि लाखों लोग इस एग्जाम को देते हैं, बिल्कुल सर, उसमें से 10-15 हज़ार जरूर ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं और पढ़ते हैं, मेहनत करके देते हैं, और अल्टीमेटली कंपटीशन जो है उन्हीं 10-15 हज़ार में होता है, क्योंकि सिलेक्शन पूरी सिविल सर्विस को ले लीजिए 600-700 का होता है, आईएएस को ले लीजिए 150 लोग करीब होते हैं आईएएस में, और 600-700 ओवरऑल हो जाते हैं। तो वो 10-15 हज़ार के बीच में बहुत ही टफ कंपटीशन होता है, एंड इट इज़ अ वेरी टफ एग्जामिनेशन, अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। तो बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और मतलब अपनी नॉलेज के लेवल को बहुत हाई रेस करना पड़ता है, और अपनी ग्रास्पिंग पावर को भी रेस करने की आवश्यकता है, अपने लिखने की शक्ति को और अपने पर्सनैलिटी को भी विकसित करना पड़ेगा। जब तक इन सभी पहलू पर विचार नहीं देंगे, आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आना आसान नहीं रह जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि पैटर्न जरूर बदला हो, लेकिन वही हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, मेहनत, स्मार्ट वर्किंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो चीज़ें वही रही जो पहली थी, वो अब भी हैं, वही क्वालिटीज रिक्वायर्ड है। सर, आपके 38 साल के करियर में कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो और उससे आप बहुत परेशान हो गए हो, लेकिन उस इंसिडेंट के आखिरी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और वो इंसिडेंट आपने आज तक कैमरे पर नहीं कबूला हो? सर, ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए। ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया जी। और तो मैं कहूँगा कि लाइफ में और आईएएस से करियर में बहुत से ऐसे मौके आए हैं जो ऐसा नहीं है कि परेशान आदमी नहीं होता है, बिल्कुल परेशान हुआ, क्योंकि कभी कभी सफलता आसानी से नहीं मिलती है, कभी कभी सफलता नहीं भी मिलती है जो आप लक्ष्य लेके चलते हैं, तो और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हम जो करना चाह रहे हैं वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। तो ये सब चीज़ें दिक्कतें तो आती हैं करियर में। लेकिन अब आप कहने कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट, तो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड सोचता हूँ कि एक, जैसे मैं एक अपने डीएम शो पे बनाऊँ, वो बड़ा वैसा इंसिडेंट था जिसको कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता था जो हुआ, और उसका बड़ा जबरदस्त चैलेंजिंग था। मैं बताऊं, मैं जिला अधिकारी आगरा था, डीएम आगरा, ये बात है 1992-93 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक दिन दोपहर में अपने घर में बैठा लंच कर रहा था, 2-2:30-3 बजे की टाइम था, कि मेरे पास फोन आया कि साहब वो कुछ अजीब सी घटना हो रही है शहर में, और एक के बाद एक बच्चे जो हैं बीमार होते चले जा रहे हैं। अच्छा। और बच्चे जो हैं अस्पताल में पहुंच रहे हैं, और उसमें कई लोग तो पहुंचते पहुंचते बच्चे कोलैप्स कर जा रहे हैं, डेथ हो जा रही है।
और वो पूरे एक पर्टिकुलर एरिया से बच्चे आ रहे हैं और आते चले जा रहे हैं और भीड़ होती चली जा रही है और अस्पताल में मुझे पता चला कि बहुत मतलब एक टेंशन का माहौल खड़ा हो गया है। मैं भी एकदम से बहुत परेशान हुआ कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया। तुरंत ही मैंने खाना ना छोड़ के गाड़ी में बैठा और भागा सीधे। और मैंने और भी वायरलेस, उसमें वायरलेस हुआ करता था, मोबाइल नहीं होता था, वायरलेस से पुलिस को और सबको और ऑफिसर्स को खबर करी कि भाई पहुंचो, वहाँ पहुंचो, क्या बात है। और मैं अभी तक याद है जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो जो ऐसा सीन मुझे देखने को मिला, मैंने कभी देखा नहीं था पहला वैसा सीन कि ये क्या है, कि तमाम बच्चे जमीन पर पड़े हुए थे और उनको वॉमिटिंग हो रही थी और बीमार थे बिल्कुल, और उनके माँ बाप बाहर खड़े हुए बिल्कुल उत्तेजित थे, क्योंकि नेचुरली जिसकी बच्ची की डेथ हो रही हो, जिसका बच्चा बीमार हो, वो कितना उत्तेजित होगा। और उन्होंने उत्तेजना में क्या किया था कि उन्होंने डॉक्टरों को सबको उठा के कमरे में बंद कर दिया। कुछ उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ उनको लगा हो कि डॉक्टर लोग ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं, कुछ कहासुनी हुई होगी, उन्होंने सब डॉक्टर्स को कमरे बंद कर दिया, ताला लगा दिया। और जब मैं पहुंचा तो भीड़ ही हल्ला मचा रही थी कि आग लगा दो, अरे बाप रे, हाँ जला दो। ओह माय गॉड। और इतना वायलेंट एटमॉस्फेयर था और तब तक पुलिस भी वहां नहीं पहुंची थी ज्यादा। मेरा एक गार्ड मेरे साथ था और आप मेरा एक अकेले? चपरासी और मैं आगे आगे पहुंचा मौका। मेरे को कुछ लोगों ने पहचाना भी, यहाँ डीएम साहब आ गए, डीएम साहब आ गए। तो हम पूछा भाई क्या बात हुई, तो बता। हमने कहा चलो रुको पहले इनका इलाज तो होने दो, तब तो हम समझे कि किसकी गलती है क्या है, वो बाद में देखा जाएगा, क्या कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। पहले इलाज करो, आप इन लोगों को काम करने दो, निकलने दो। निकल तो उसमें मुझे याद है कि एक थे वहां पे सज्जन थे और वो बहुत दुखी और उत्तेजित थे। अच्छा। और उनका दो बच्चे थे, शायद एक बच्चे की डेथ हो गई थी। अच्छा। वो एक बिल्कुल तड़प रहा था। वो इतने उत्तेजित थे कि मुझे पहली बार ऐसा हुआ मेरी लाइफ में जब मैंने उनसे कहा कि आप शांत हो जाइए और मैं दरवाजा खोलता हूँ, डॉक्टर को बाहर निकालता हूँ, पहले इलाज होना चाहिए। तो उन्होंने मतलब इतना हमसे जोर जोर से वो बात करने लगे और ऐसा करके मेरा कॉलर तक पकड़ लिया, मुझे अभी तक याद है। नाराजगी में उन्होंने मेरा कॉलर तक पकड़ लिया कि मेरा बच्चा कहाँ, क्या होगा, डीएम साहब मेरे बच्चे का क्या होगा। और मैं एकदम से वो, तो मेरा जो गार्ड वार्ड था उसने अपनी रिवॉल्वर फट से निकाल ली। और वो देखिए सीखने का मौका जो था, मैंने फट से उसको रोका। बिल्कुल वापस अल्लाह का मतलब ये मानवीय बात है। बिल्कुल बिल्कुल इमोशन, हाँ। उसका बच्चा मर रहा है, उसका तड़प रहा है, बिल्कुल वो मतलब उसको आप उस तरीके से नहीं डील करिए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम या उसकी तरह की आप उसको रिवॉल्वर निकाल के उसको धमका दीजिए, वो कर दीजिए। तो मैंने उनको हटाया और समझाया आप चिंता ना करो, मैं आ गया हूँ, आप एक बच्चे का हो गया, मैं दूसरे बच्चे को मैं बचाऊंगा आपके, आप चिंता ना करिए, आई एम हियर, मैं बचाने के लिए आया हूँ। और करके मैंने जो बोला बाला तो काफी लोग संतुष्ट हुए, सेटिस्फाई हुए। फिर मैंने खोला दरवाजा, डॉक्टर को बाहर निकाला, वो बेचारे डरे हुए कांप रहे थे। मैंने कहा नहीं आप लोग काम करो, वो लगाया काम पे, किसी तरीके से वो किसी ने ड्रिप लगाई, ऑक्सीजन दिया, फलाना हुआ। वो बाद में पता चला जो सीखने की बात, वो क्या हुआ था कि जहाँ से वाटर सप्लाई होता था उस कॉलोनी में, अच्छा, जिस टैंक से, वो ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं उसको साफ करने के लिए, तो वो सफेद रंग का होता था। तो वहां पता नहीं कहाँ से एक बोरी इंसेक्टिसाइड की भी रखी थी, जो इंसेक्ट को मारने वाली दवा होती है, वो भी उसी पेस्टिसाइड, वो भी उसी रंग की थी। वो कहीं वो आसपास रखी मिल गई और जिस लेबर को किसी को उन्होंने भेजा लोगों ने कि वो ले आओ पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, वो ब्लीचिंग पाउडर की जगह वो इंसेक्टिसाइड की बोरी लाके उसने वो डाल दी। तो उतनी देर में जब पानी सप्लाई पहुंचा और जिसने पिया वो एकदम से बुरी तरह बीमार हो गया। तो जैसे ही हम लोग ये समझे, सबसे पहले तो वाटर सप्लाई कट किया, पूरे कट किया, पूरा जांच कराई गई, सफाई करानी शुरू की गई। और फिर पता चला कि ये जो पॉइजन हो रहा है इससे, इसका एक ही इंजेक्शन है जो मिलता है। और बहुत ही, जब वहां आगरा के केमिस्ट में भिजवाया तो मुश्किल से 8-10 इंजेक्शन आगरा में मिले, और वो भी दुकानदार उस समय तो सब जल्दी दे नहीं रहे थे, उनको लगा कि भाई दाम वाम बढ़ा के लिया जाए। तो फिर हमने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार यूज किया, हमने कहा उठा लो सब दुकान से, देखे जाएगा बाद में पेमेंट करेंगे, जो करेंगे नहीं करेंगे देखा जाएगा, सब उठा लो, जितने इंजेक्शन मिल रहे थे उठा लो। वो उठा के उसको पहुंचाए, तब भी कम पड़ रहे थे। तो हमने लखनऊ बात करी, यहाँ बात कर, तो लोगों ने बताया सर दिल्ली में मिल जाएगा। अच्छा, एंड आई रिमेम्बर हमने फिर यहाँ बात करके दिल्ली से सब वहां से खरीदवाए और प्लेन से, स्टेट प्लेन एक होता था, वहां से प्लेन से आगरा वो इंजेक्शन पहुंचे और पहुंच के 2-3 घंटे में लगाए, लोगों लगाए तो लोगों की जान बची। तो बड़ा भारी एक लर्निंग का एक्सपीरियंस और अनुभव था। और सबसे ज्यादा ये सीखने की बात उसमें जो रही कि ऐसे मौकों पे जब लोगों की साथ उनके बच्चों की डेथ हो रही हो, ऐसे भावुक हो जाते हैं, वो अपना आपा तक भी खो देते हैं, लेकिन उस समय अपना संयम अधिकारी को नहीं खोना चाहिए। अगर हम भी अपना संयम खो जाएंगे और लाठी चलवाते गोली चलवाते तो बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल, फिर तो वो सिचुएशन मतलब बिल्कुल हाथ से और निकल खराब हो जाएगी, और ही खराब हो जाएगी। बिल्कुल उस समय चाहे उसने मेरा कॉलर पकड़ा हो, चाहे उसने मुझे बहुत बुरा भला भी कहा हो, उस व्यक्ति ने बाद में उसने क्षमा भी मांगी, मेरे पैर पड़ने लगा, तो दूसरा बच्चा ठीक हो गया था, क्या था मेरी बहुत गलती हुई। अरे हमने कहा कोई गलती नहीं, बस तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी जगह मैं होता शायद मैं भी ऐसे करता।
उसमें कोई ऐसी बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। तो ये एक बड़ा तो लर्निंग मतलब आपने एक एज अ IAS ऑफिसर आपने मतलब वहां पे चीजों को टेक्निकली, इमोशनली और मेंटली हाँ। तीनों तरीके से वहां पर सिचुएशन को हैंडल किया। जी। एप्रिशिएटेबल सर मैं जानना चाहूंगी आपसे कि क्या आपकी जो आगे के प्लान्स हैं उसमें क्या आप राजनीति में भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, राजनीति मेरे को ज़्यादा आती नहीं है जी। और मैं तो सिविल सर्विस का अधिकारी रहा हूँ, 32 साल इसी में रहा हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा आता जी। है। और दूसरा मेरा सबसे ज़्यादा अहम शौक तो रहा है एकेडमिक रहा है, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत शौक रहा है। जी। तो मैं अभी भी ज़्यादा तो मेरे आगे का जो प्लान देख रहा हूँ उसमें यही है, मैं और किताबें भी लिखना चाहता हूँ, कई किताबें मेरे मन में हैं, मैं और पढ़ना भी चाहता हूँ। मैं पढ़ाता भी हूँ, IIM में भी जाता हूँ, जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी जाता हूँ जी। और यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूँ, जी। वहाँ भी जाके मैं पढ़ाना भी चाहता हूँ बच्चों को। तो इससे मुझे सबसे ज़्यादा संतोष या सेटिस्फेक्शन है जो मिलता है। हाँ, रही बात पॉलिटिक्स भी इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि पॉलिटिक्स से देखिए ना, जितना आप परिवर्तन पॉलिटिक्स के माध्यम से ला सकते हैं शायद आप किसी और प्रोफेशन से नहीं ला सकते, क्योंकि वो आप उस पोजीशन पे रहते हैं कि आप पॉलिसीज बनवाना, लॉज बनवाना, एक थिंकिंग पूरी लाना, प्रजातांत्रिक उसमें करना काम। तो पॉलिटिक्स इज अ वेरी गुड प्रोफेशन कि आप वाकई मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। उस तरीके से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक आकर्षण तो है कि हाँ, अगर कभी ऐसा मौका मिलता है करें। लेकिन अब वो हम इलेक्शन वगैरह लड़ने वाली स्थिति में नहीं है कि हम, ये एज भी नहीं है और ना वही पोजीशन है कि हम इलेक्शन वगैरह लड़ें। पर हाँ, पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरेस्टेड हैं, पब्लिक पॉलिसी में इंटरेस्टेड हैं, अगर कहीं भी किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा तो करेंगे। सर जैसा कि हम जानते हैं 1978 बैच का मसूरी में रीयूनियन हुआ IAS लोगों का, तो वहाँ की जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, अभी आप हाल ही में जैसा कि हम जानते हैं कि आप हाल ही में, कल ही में शायद आप मिलकर आए अपने जो आपके साथी रहे हैं, तो वहाँ की कुछ सुखद अनुभूतियाँ हमारे साथ से शेयर करिए। बहुत अच्छा रहा ये अनुभव। जी। ये तो हम लोग 78 बैच के हैं और देखिए हम लोगों के IAS जैसे होता है, अलग अलग कार्डर अलॉट हो जाता है। जी। जैसे हम उत्तर प्रदेश कार्डर में आ गए, जी। तो उत्तर प्रदेश कार्डर के हमारे जो 15-20 अधिकारी थे उनसे तो और उनकी फैमिली से हाँ। मुलाकात होती रहती थी। जी। लेकिन बाकी जो कोई कर्नाटक कार्डर में गया, केरला में गया, नॉर्थ ईस्ट में गया, आसाम में गया, उनसे उतना मिलने का मौका उसके बाद नहीं मिला। एकेडमी के बाद कईयों से तो एकेडमी के बाद बिल्कुल ही नहीं मिलने मुलाकात हो पाई, कहीं भी नहीं हो पाई। तो ये रियूनियन असल में एक अच्छा चीज है जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी करती है। वो 40वें साल पे भी करती है, 50वें भी करती है। हम लोग का तो बल्कि 46th ईयर था, लेकिन हमारा अपना 40वां वाला मिस कर दिया था, तो उन्होंने अभी ऑर्गेनाइज कर दिया कि हमारा हुआ। तो करीब 45 ऑफिसर्स आए, फैमिलीज के साथ आए और बहुत अच्छा माहौल था। बेसिकली मिलना जुलना ही था, थोड़ा बहुत कल्चर प्रोग्राम भी हुआ, थोड़ा बहुत गाना बजाना हुआ, थोड़ा बहुत बातचीत भी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा बातचीत होना, एक दूसरे को जानना और एक सबसे पहले तो एक दूसरे को पहचानना। 45 साल में इतना लोग बदल गए, किसी के बाल सफेद हो गए, किसी के बाल नहीं रह गए, कोई कैसा था पहले कैसा हो गया, तो ये बड़ा सब इंटरेस्टिंग बात थी। लेकिन लगा फिर कि कुछ देर के लिए हम लोग जैसे कि टाइम में वापस चले गए। हाँ, पुरानी यादें ताजा हो 45 साल पहले एकदम से थोड़ी देर बाद लगने लगे जैसे 45 साल पहले हम लोग हंसते थे, बोलते थे, बातें करते थे, घूमते थे, वही एकदम से वापस आ गया। कुछ देर तक जिस हर एक की जीवन में समस्याएं रहती हैं, और कुछ देर तक उन समस्याओं से दूर हट गए, अलग हट गए और अलग हट के उसी वातावरण को दोबारा रिक्रिएट कर लिया जो 45-46 साल पहले वाला था। तो बहुत सुखद अनुभव रहा, बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलके। और मतलब ये था कि इस समय हो रहा था कि 2 ही दिन का था, जब खत्म हुआ, कल ही मैं लौटा हूँ, तो लग रहा था अभी और लेकिन हाँ, शायद जितना हुआ उतना ही ठीक था। और होता तो फिर जैसे होता है ना कि फिर आपको अपने घर की कोई बात याद आने लग जाती, कोई घर का प्रॉब्लम हो जाता, तो जितना रहा उतना ठीक था। लेकिन एक बहुत सुखद अनुभव था और कुछ जो बातचीत लोगों से की, तो बहुत कुछ लोगों के बारे में समझा भी, किसने क्या क्या किया लाइफ में, क्या क्या फेस किया, कई पर्सनल, कुछ प्रोफेशनल। बहुत अच्छा एक अनुभव था सुखद। ओके सर, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो हमारे दर्शक हैं या जो हमारे युवा IAS हैं, उनको आप HindNews.live के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल देना चाहूँगा। जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने जैसे कहा कि अगर उनकी वाकई पब्लिक सर्विस करने की इच्छा है, देश के लिए कुछ करने की इच्छा है, तो ये बहुत अच्छा करियर है और इसके लिए मेहनत करके तैयारी करें और तैयारी करके अगर आ जाएंगे तो उनको बहुत संतोष मिलेगा। और ये संदेश जरूर है कि कभी भी अपने रास्ते से भटके नहीं, क्योंकि ये करियर में, और युवा IAS के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, देखिए कि ऐसा करियर है कि इसमें आपको लोग लुभाने की बहुत कोशिश करेंगे, टेम्पटेशंस बहुत मिलेंगे तरह तरह के लोग करने, और आपको अपनी इंटीग्रिटी को हमेशा बनाए रखना है। ये सबसे बड़ा संदेश है। और इंटीग्रिटी दोनों है, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, कभी अपनी ऑनेस्टी से आप वो ना करिए, कभी एक पैसे की भी आपके ऊपर कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, ना कोई गलत काम आपको करना चाहिए। और दूसरा प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, मतलब हमेशा सही काम करना,
और सही काम करना, पब्लिक के लिए काम करना। अल्टीमेट आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, जो भी इसमें आना चाहे सर्विस में या सर्विस में है, कि मैं जो भी कर रहा हूँ इससे पब्लिक का कितना फायदा हो रहा है। अगर पब्लिक का फायदा नहीं हो रहा है तो बेकार है, वो काम करने की जरूरत नहीं है। जिससे पब्लिक का फायदा हो रहा है उसी काम को करना चाहिए और मन से और लगन से काम करना चाहिए। तो अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको भी बहुत संतोष मिलेगा। और एट द एंड ऑफ द डे जो है इस सेवा में आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा संतोष मैं भी रिटायर हो गया हूँ इसी बात से होता है कि हाँ, इतने लोगों का महसूस हुआ कि हमने उनका भला किया। आज भी रिटायरमेंट के बाद लोग आते हैं, कहते हैं कि साहब हमें तो याद भी नहीं है कि आपने हमारे लिए ये काम किया था, हमारा उससे परिवार का ये फायदा हुआ, हमारा ये मदद मिली, हमारा ये हुआ। छोटी छोटी बातें लोगों को याद है तो आपने अपनी सर्विस में की हो, आपको नहीं याद है, लेकिन जब लोग आके ऐसा कहते हैं तो बस एक जो संतोष होता है उसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। तो ये संतोष के लिए ही आपको काम करना चाहिए सर्विस में। बिल्कुल सर आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।